नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हालचाल सभी के। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। नहीं दबा दो टाइम तो कोई नहीं। हाँ भाई, क्या हालचाल सभी के, कैसे है सभी। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलिए तो करते आज से एक और नए धमाकेदार टॉपिक, नए धमाकेदार चैप्टर की शुरुआत। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और द्रव्य तरंगे, ये पढ़ना है हमें, है ना। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर कहाँ आता है, किस पोर्शन में आता है ना, और इसके अलावा इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें देखनी होती है। तो आज से हम जो शुरुआत करने वाले वो शुरू कर रहे हैं हम, ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है, आधुनिक फिजिक्स कहलाती है पूरी बातें जो हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, वह चैप्टर हम लोग पहला चैप्टर मान सकते हो मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली 3 चैप्टर होते हैं आपके पास, और ये जो चैप्टर है, ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। मतलब ये तीनों चैप्टर ऐसा मान सकते हो आपने सुना होगा, कम में बम है, क्लास लेट छुट्टी थी, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग है ना थोड़ा खाना वाना खा लो। अगर आपको बीच में ब्रेक चाहिए 5-1 मिनट का, तो मैं तब तक बातें ही कर रहा हूं, मतलब मैं बातें कर रहा हूं, कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूं चैप्टर को लेकर, तब तक आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। चलिए ठीक है। हाँ, ये क्लास 12 की सेकंड किताब में आपको ये वाला चैप्टर मिलेगा, है ना। क्लास 12 की सेकंड किताब में आपको ये वाला चैप्टर मिलेगा, और ये वाला चैप्टर है ना, मतलब जब तरंग प्रकाशिकी है उसके बाद वाला चैप्टर होगा, और ये वाला चैप्टर और उसके बाद में 2 और चैप्टर मिलेंगे, तो मिलकर 3 चैप्टर बनाते हैं। तो ये तीनों चैप्टर मिलकर मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं। अब पहली बात तो ये मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है फिजिक्स के वो पढ़ते हैं ना। ये लेटेस्ट भी वैसे भी 100-200 साल पुराने तुम्हारे हिसाब से तो ना, लेकिन चक्कर ये है कि इसके पहले जो आप लोगों को पढ़ाते थे, है ना, आपको जो मैंने न्यूटन की थ्योरी वगैरह पढ़ी हमने, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहले हमने जितने भी, जैसे हमने इसके पहले हमने करंट की बातें करी, या हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बातें करी, चुंबकीय क्षेत्र की, वो तो 300-300 साल पुरानी बातें कर रहे थे। तो उसके मुकाबले तो हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, अंग्रेजी में कहते हैं इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहेंगे पीईई ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। हाँ भाई, पढ़ लिया। हाँ भाई, क्या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसी प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ ही साथ आप लोगों को इसमें द्रव्य तरंगे भी पढ़ना होगा, है ना, या अंग्रेजी में आप इसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कह सकते हो। इसके अलावा अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा परमाणु। पहले नाभिक और परमाणु 2 चीजें पढ़नी, तो कोई भी चीज पहले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परमाणु जिसे हम एटम कहते हैं, और नाभिक जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे चैप्टर है, ये सारे चैप्टर मतलब 2 क्लास 3 क्लास हम इसमें देंगे, हम 1 क्लास ज्यादा देंगे इसके अंदर, ताकि हम बेसिक के चीजें इसकी समझ पाए, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर पाए। 2 क्लास परमाणु में देंगे, 2 क्लास नाभिक में देंगे, बस, है ना। तो ये 3 क्लास इसमें लगेंगी, 2 क्लासें इसमें लगेंगी, 2 क्लासें इसमें लगेंगी। तो 7 दिन में ये हमारा पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, मतलब क्रिसमस के बाद तक ये वाला हमारा पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये परमाणु वाला हिस्सा जो है वो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हो, केमिस्ट्री ही है परमाणु पूरा का पूरा। मैं भले ही आपको ये वाली बात जो है वो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ऐसा लगा केमिस्ट्री चल रहा है। इसके अलावा नाभिक में भी एक्चुअल में बात है, नाभिक में पहले 3 से 4 दिन लगा करते थे, लेकिन नाभिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। वो रेडियो एक्टिविटी जो है वो हट चुका है, रेडियो एक्टिविटी जो है वो हट चुका है, वो अब सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी नीट के सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला चैप्टर आधा हो चुका है नाभिक, है ना। पहले इतना था,
और उसमें से भी इतना बचा, ठीक, बोले इतू सा था, उसमें भी इतू सा ही बचा, आधा हट गया। परमाणु पूरा पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। वो अब आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो तो अलग कहानी होती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ये तीनों होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ये तीनों मिलकर बोर्ड में और नीट में सर कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर आप नीट में मिनिमम 5 सवाल मान सकते हो, 5 सवाल। मतलब तुम सोच रहे हो कि हम कुछ चैप्टर पढ़ते जैसे हमने पढ़ा विद्युत धारा, हमने पढ़ा स्थिर विद्युत की, वो पढ़ रहे हम 10-10 लेक्चर, 8-8 लेक्चर, 7-7 लेक्चर, और उनसे मिलाकर मुश्किल से मैक्स 3 सवाल आएंगे, 2 से 3 सवाल आएंगे, है ना। उससे ज्यादा आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये 7 दिन पढ़ेंगे और इसमें से 5 सवाल आएंगे। मतलब ऐसा समझ लो आप कि रोज एक सवाल पढ़ेंगे हम एक तरीके से, है ना, क्योंकि इसमें से जो 3 दिन लगाएंगे हम, इसके 3 दिन लगाएंगे, तो इस 3 दिन में से ऐसा है कि एक दिन हम थ्योरी समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो टॉपिक वही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें से 5 सवाल नीट के एग्जाम में आएंगे, और कोई भरोसा नहीं, इससे ज्यादा भी आ जाए, इससे ज्यादा भी आ जाए, ठीक है। तो कम में बम वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और आसान है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले आज की क्लास शुरू करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या द्रव्य तरंगे, और द्रव्य तरंगे हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इस न्यू कॉपी जिसको लगता है वो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ही कॉपी है, आप ही का घर है, आप ही की क्लास है, और हम भी तो आप ही के हैं। हमारे यहां पर आज पीएम आए थे, बहुत ही बढ़िया। तो क्या मांगा फिर तुमने उनसे? हाँ, रेडियो एक्टिविटी हट चुका है। हाँ, इंग्लिश में नाम आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हो, और एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दिया हुआ है इंग्लिश में, है ना। ये कहां दिया हुआ है? एनसीईआरटी में नाम। साइकिल मांग ली, अरे है ना, मांगते तो भाई तुम प्रधानमंत्री से भी साइकिल ही मांग रहे हो। मैं होता मैं तो पैरों में गिर जाता, मेरे को डॉक्टर बनना है भैया, है ना, मैं अभी आपके साथ दिल्ली ही चलूंगा सीधे। और मांगते तो कम से कम हवाई जहाज ही मांग लेते। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है रुक जाओ। हाँ, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है लेनार्ड का जो प्रभाव था वो क्या था। लेनार्ड ने, देखो एक्चुअल में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है वो पहले हम समझेंगे। तो ये लेनार्ड और हर्ट्ज ने प्रयोग किया था वो समझेंगे। फिर प्रकाश तरंग सिद्धांत की विफलता पढ़ेंगे कि ये क्या विफल हो गया, क्या बातें गड़बड़ हो गई इसमें। और इसके अलावा हम क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे और आइंस्टीन ने क्या बताया वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें आसान शब्दों में पहले 2-3 मिनट में दुनिया में क्या चल रहा था वो समझा देता हूं, है ना। दुनिया वालों को पहले लगता था कि लाइट जो है वो एक तरंग है। क्या है? तरंग है। अब तरंग है तो तरंग कैसी होती है सर? तरंग तो हमें पता है सर, तरंग के बारे में हमने कभी ना कभी कुछ जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। तो तरंग ऐसी होती है सर। कैसी होती है तरंग? ऐसी होती है तरंग। ओके सर, तरंग ऐसी होती है। तो ये तरंग मानते हुए लाइट को तरंग मानते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जाते थे, ठीक है। तो अब यहां पर लाइट को लेकर जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनमें से कुछ यंग डबल स्लिट प्रयोग, डिफ्रैक्शन, है ना। जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड कर ली बहुत बढ़िया बात, जिनका नहीं हुआ ये तो वो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो अब इसके अलावा ये जो तरंग है ये दुनिया में लोग मानते थे कि लाइट जो है वो तरंग ही है। लाइट जो है वो क्या है? वो तरंग ही है। तो तरंग मानते हुए देखो ऐसा नहीं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ होता है, कुछ इफेक्ट होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टीन ने नहीं समझाया था। मतलब आइंस्टीन ने किया नहीं था, कर तो उसके पहले बहुत लोगों ने किया था। तो उसमें से लेनार्ड और हर्ट्ज दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरी कहानी कर ली थी। आइंस्टीन ने उसे समझाया, उसने ये बताया कि ये हो क्यों रहा है ना। तो दुनिया में आइंस्टीन को इतनी महत्वता जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है, उसने कुछ करा नहीं, लेकिन उसने जो हो रहा था उसे समझा दिया।
इसलिए आइंस्टीन का पूरा प्रयोग है। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो यही है कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या क्या की गई, उसने क्या क्या बातें समझाई और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बस यही है इस चैप्टर में, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद में फिर द्रव्य तरंगों का देखेंगे हम, उस पर बेस्ड एक आसान सा फॉर्मूला था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे दो हमारे बहुत ही प्रमुख साइंटिस्ट के। तो अब कर रहे चैप्टर की शुरुआत। तो यहां पर सबसे पहले ये लियोनार्ड और ये हर्ट्ज, ये दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे। इनकी फोटो आप एनसीईआरटी में भी पाएंगे जैसे ये चैप्टर खोलेंगे। तो इनने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इन्होंने ये प्रयोग किया कि अगर हमारे पास है ना, इन लोगों ने एक मजेदार सी बात बताई। इन्होंने बोला कि सर अगर हमारे पास, स्लो कर दो इसको थोड़ा सा, चलिए। हाँ, इन्होंने ये बोला कि सर अगर मान के चलो हमने सभी आ गए क्लास में, यहां पर देख ले हम, देखो। तो अब इन्होंने बोला कि सर देखो यहां पर हमने एक सेटअप बनाया है। क्या सेटअप बनाया? एक बार मैं आपको सेटअप समझा देता हूं, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इन्होंने बोला कि ये एक प्लेट है और ये एक दूसरी प्लेट थी और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और यहां पर एक ट्यूब लगाया। देखो मुझे पता है ये आपने केमिस्ट्री में भी बातें पढ़ी है, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री वाले भैया ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन फिजिक्स की तो बात ही अलग है। तो यहां बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान से समझो इस चीज को। तो क्या होगा कि यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट होगी, है ना, और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट होगी, या इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव प्लेट हो सकती है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वोल्टेज को 0 पे लेकर आ रहा हूं। ठीक है, इस वोल्टेज को मैंने 0 पर लेकर आ गया। मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो इन्होंने ये पता किया कि अगर मैं यहां पर ये प्लेट होगी तो ये प्लेट कौन सी धातु की हो सकती है। तो यूजुअली हम लेते हैं सोडियम, सीजियम, है ना। देखो कौन कौन से लिए जाते हैं, सोडियम, बेरिलियम, आयरन, गोल्ड, मैंगनीज, कोबाल्ट, कैडमियम, एल्यूमिनियम, निकल, है ना, टंगस्टन, जिंक, लेड, मतलब कुल मिला के, है ना, सीजियम सबसे प्रमुख होता है। कुल मिला के हम बहुत सारे मेटल ले सकते हैं। और यहां पर ये अगर मैं एक मेटेलिक प्लेट लगाता हूं और वही एक मेटल प्लेट यहां पर लगा दी, और इस मेटल पर अगर मैंने लाइट या जो प्रकाश किरणें हैं वो इस पर आपतित कराई, तो इस पे आपतन होने के बाद में क्या होगा, इस पे आपतन होने के बाद में क्या होगा। तो जैसे ही लाइट इस पे आपतित होती है, जैसे ही लाइट इस पर आपतित होती है, तो उन्होंने ये बताया कि यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो सर ये तो बहुत ही खतरनाक सी बात होगी कि अगर कहीं पर, है ना, ये तो खतरनाक सी बात होगी कि अगर मान के चलो कहीं पर लाइट आ रही है, मतलब सर मेरे पास धातु की प्लेट है तो इसके ऊपर लाइट गिरी तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए एक्चुअल में इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव इसीलिए बोलते हैं कि प्रकाश गिरने की वजह से उस सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, और उस सतह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो देखो यहां पर क्या है, यहां पे एक तरीके से वैक्यूम निर्वात बना दिया जाता है, वैक्यूम सिलेंडर बोलते हैं इसे। तो जैसे इस पे लाइट मारी तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमने लगे और इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। क्या प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या पहली बात सभी को समझ में आ गई? तो अब अगर मैं यहां पर, अभी तो मैंने यहां पे लाइट बंद कर रखी है, टॉर्च बंद कर रखा है, अगर मैं यहां पे लाइट मारूंगा तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर लाइट मारूंगा तो क्या होगा, है ना। तो एक बार लाइट मार कर देखते हैं सर। तो मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, लाइट आने लगी, लाइट आने लगी, लाइट आने लगी, लाइट आने लगी, लाइट आने लगी। तो अगर आप देखो ध्यान से तो सर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से बाहर निकलने लग गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलने लग गए। और अगर यहां से मैं देखूं तो सर अगर आपने कुछ कलर वलर चेंज किया, वो क्या हुआ वो सब समझेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे और वो इलेक्ट्रॉन जाकर इस प्लेट पे टकरा, और जैसे इस प्लेट पे टकरा तो यहां पर देखो धारा आ गई, यहां पे आ गई धारा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे वोल्टेज 0 वोल्ट है, वोल्टेज 0 वोल्ट है। मतलब मैंने यहां पर ये जो प्लेटों के बीच में विभवांतर है वो 0 कर रखा है ना। तो ये प्लेट पर
आकर टकरा रही है लाइट, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ रहे से संग्राहक प्लेट भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आके इस पर टकरा रहे और ये घूम घूम के जा रहे, फिर से आ रहे, टकरा टकरा के जा रहे, घूम घूम के आ रहे फिर से। तो इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला गया। क्या बोला गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला गया। मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूं ताकि आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, थोड़ी नहीं, बहुत बढ़ जाती है। तो यहां पर एक्चुअल में ये हो रहा है, लाइट आ रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के जा रहे हैं और यहां से करंट आ रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें फिर उनसे पूछी गई है ना। इसी एनिमेशन से हम सारी बातें समझेंगे, फिर इसके बाद में मैं आपको ग्राफ वगैरह समझाऊंगा। तो इनसे बहुत सारी बातें पूछी गई। अच्छा, अब इन्होंने क्या माना था? इन्होंने ये माना था कि लाइट जो है वह तरंग है। देखो ये तरंग आ रही है, ये तरंग आके टकरा रही है, तरंग आके टकरा रही है, तरंग आके टकरा रही है। तो लाइट जो है वो तरंग के रूप में गति करती है और उसके बाद में ये लाइट आके टकरा रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है। फिर इनसे पूछा गया कि, या इन्होंने प्रयोग में बहुत सारी बातें बताई। क्या इन्होंने बोला कि देखो अभी हमने कोई विभवांतर नहीं दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप आ रहे, टकरा रहे, मतलब यहां से लाइट ले रहे या ऊर्जा ले रहे और इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकल रहे और गोल गोल घूम रहे। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मुफ्त की धारा आ गई। क्या आ गई? मुफ्त की धारा आ गई। फिर उन्होंने बोला कि देखो अगर मान के चलो हमने यहां पर बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ाया है ना, पॉजिटिव में बढ़ाया। तो देखो मैं यहां पर देखना, आप लोगों का कर्तव्य है यहां पर देखना। मैं अगर यहां पे से बढ़ा रहा हूं, मैंने 1 वोल्ट कर दिया, 1.1 वोल्ट कर दिया, तो देखो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र आया है। तो अभी ये वाली प्लेट पॉजिटिव बनी है, ये वाली प्लेट नेगेटिव बनी है। तो इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो यहां पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लगे, है ना। देखो एक बार मैं पहले 0 करता हूं, फिर से 0 करा मैंने, तो 0 किया तो सर यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और तेजी से प्लेट की तरफ आने लगे। देखो उनकी स्पीड बढ़ती जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सर जब जितनी ज्यादा आपने क्या किया, आपने अपोजिट डायरेक्शन में विभवांतर लगा दिया, मतलब आपने ये वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, वाली प्लेट को नेगेटिव कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन, ये आवारा इलेक्ट्रॉन पहले ही नेगेटिव आवेशित था, तो नेगेटिव आवेशित था, तो वह यहां से और ज्यादा नेगेटिव आवेशित था। ये प्लेट पहले इस पे कोई आवेश नहीं था, तो जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी ही स्पीड से, जो नॉर्मल की स्पीड थी उतनी से आ रहा था वो। लेकिन जैसे ही हमने इसे पॉजिटिव करा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन आने लग गए। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी और यहां पर इलेक्ट्रॉन और तेजी से, मतलब बहुत तेजी से आने लग गए। ठीक है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से आने लग गए। क्लियर है छोटी सी बात? अच्छा सर, अगर आपने वोल्टेज फिर से 0 कर दिया तो क्या होगा? फिर से 0 कर दिया तो सर अब कम इलेक्ट्रॉन आने लगे हैं। अब क्या होगा? अब देखो कुछ, अभी अगर आपने ध्यान से देखा तो कुछ आ रहे तो एकदम से वापस चले गए, भैया मैं तो नहीं पहुंच पा रहा, वापस चले गए। ठीक है, अच्छा अब कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गायब हो गई है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ पे विपरीत दिशा में, अभी वो हर्ट्ज और लिनार्ड ने क्या बोला वो सब कुछ हमें समझना पड़ेगा, तभी हम आइंस्टीन की बातें समझ पाएंगे। तो एक और जबरदस्त एनिमेशन वाली बात कि देखो अब अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में कर दिया, मतलब कि मैंने जो ये पॉजिटिव प्लेट थी अब इसे नेगेटिव प्लेट बना दिया, तो क्या होगा? सोचो, ये नेगेटिव प्लेट बना दिया तो क्या होगा? सर अगर ये वाली प्लेट नेगेटिव हो गई, ये वाली प्लेट नेगेटिव हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन खुद भी नेगेटिव आवश्यक, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ वो नहीं आएंगे। तो देखते हैं करके क्या हो रहा है। तो यहां पर सर हमने इसे नेगेटिव करना शुरू करा, तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉन, हाँ कुछ आ रहे थे सर, देखो कुछ आते आते वापस भाग रहे, कुछ मतलब बहुत कम यहां तक पहुंच पा रहे। इसको स्लो मोशन में कर देते एक बार हम। हाँ तो सर देखो कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पा रहे, बाकी बहुत सारे आते हैं और उन्हें लगता है ये बहुत सारे यहां तक आ रहे, बोले चलो रे हम तो जा रहे वापस, चलो रे भैया हम तो वापस जा रहे, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वहां तक टकरा पा रहे हैं, दूर भाग गए। ठीक है, अच्छा नेगेटिव में अगर मैंने और बढ़ाया, नेगेटिव में बढ़ाते मैं 2.5 वोल्ट कर दिया तो क्या होगा सर? अब 2.5 वोल्ट कर देंगे तो सर अब देखो अब तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। अब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है उनमें अगर जिस दिशा में गति कर रहे हैं
उसके सहायक में अगर हम बाहर से एक पोटेंशियल लगा देते तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, विपरीत दिशा में लगाते तो कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? ये क्या छोटी सी बात हर एक बच्चे को चमकती है? क्या ये छोटी सी बात हर एक बच्चे को चमकती है भैया? अरे बोल मेरे प्यारे, हाँ या ना, 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 हाँ या ना। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर एक बार इतना मजे से समझ में आओ तो एक बार थम्स अप कर देंगे, है ना, क्योंकि ये जो फील है वो और कहीं नहीं आएगा मस्त तरीके से। देखो अब यहां पर मैं साथ साथ में ग्राफ भी बनाऊंगा, ये बनेगा यहां पे ग्राफ, ऑटोमेटिक बनेगा, हम वैल्यूज चेंज करेंगे, ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्या बन रहा है ग्राफ? देखिए अभी आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, है ना, इसको स्लो मोशन पे कर देते, बहुत स्लो कर देते। अभी आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट क्या बता रहा है? ये डॉट ये बता रहा है, देखो ये ग्राफ किसका बन रहा है, ये बनेगा करंट और वोल्टेज के बीच में। किसके बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में, है ना। क्या है ग्राफ? ग्राफ ये बोल रहा है कि अभी मैंने वोल्टेज जीरो कर रखा है, अभी मैंने वोल्टेज जीरो कर रखा है, तो अगर मैंने वोल्टेज जीरो कर रखा है तो क्या यहां पे कोई करंट आ रहा है? अरे बोलो भाई, अभी मैंने वोल्टेज जीरो कर रखा है तो क्या यहां पे करंट आ रहा है? हां या ना? करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? हां सर, यहां पे हमें खुली नंगी आंखों से दिख रहा है सर कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, जीरो तो है नहीं करंट, है ना, और यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाकर टकरा रहे तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू तो दे रहे हैं ना, मतलब यहां पे करंट तो आ रहा है। तो यहां करंट आ रहा है तो इसलिए देखो ये जो डॉट है वो बोल रहा है वोल्टेज तो जीरो पर है लेकिन करंट मिली एम्पियर में एक से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू है करंट की, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है करंट की, है ना, आंशिक रूप से करंट आ रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मान के चलो मैंने यहां पर वोल्टेज बढ़ाया पॉजिटिव दिशा में, तो तुम्हें क्या लगता है करंट बढ़ा था या घटा था? हाँ भाई, अगर मैंने वोल्टेज पॉजिटिव दिशा में बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ भाई, करंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? करंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ा था सर, बिल्कुल बढ़ा था, तो देखो मैं यहां पर बढ़ा रहा हूं, मैं बढ़ाऊंगा भी, यहां पे ग्राफ भी बनेगा, है ना, तो देखो मैं धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे, तो मैंने धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ाई तो देखो करंट बढ़ रहा है, देखो करंट बढ़ रहा है, ये बढ़ा यहां पे करंट, है ना। यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहां पर इसको अगर मैं तेज स्पीड में दिखाऊं तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले आ रहे थे, एक मैं फिर से जीरो पे जा रहा हूं, फिर से जीरो पे जा रहा हूं, देखो मैं जीरो पर हूं, मैं जीरो पर हूं, मैं जीरो पर हूं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मैं इसको बढ़ा रहा हूं धीरे 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 धीरे, मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं बढ़ा रहा हूं, तो देखो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते, हम तो वोल्टेज बहुत ज्यादा कर देते, तो देखते क्या होता है। तो क्या हुआ, वोल्टेज अभी मैंने 1.5 वोल्ट कर रखा है, 1.5 वोल्ट कर रखा है, और धारा जो है 2.4 मिली एम्पियर के करीब आ रही है, उससे वैल्यू से मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम जैसे फील लेने के लिए अच्छा 1.5 वोल्ट कर रखा है। अगर मैंने यहां पे वोल्टेज बढ़ाया 1.92 वोल्ट करा, 2 वोल्ट किया, अब देखो ध्यान से, ग्राफ जो सीधा तो जा रहा था, लेकिन सर एक समय बाद ये ग्राफ घूम गया, ये घूम गया, और मैंने इसे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट तक आ गया, 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4 वोल्ट तक मैंने बढ़ा दिया, मैंने 5 वोल्ट तक बढ़ा दिया, 5 वोल्ट तक बढ़ा दिया। लेकिन आपने अगर एक बात समझी तो यहां पर सर हम बहुत ज्यादा लाइट भी फेंक देते हैं, तो भी क्या हुआ, ये ग्राफ जो है सर, वो ग्राफ में पहले तो धारा बड़ी 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 बड़ी, लेकिन एक समय के बाद में आप वोल्टेज भी बढ़ाओगे तो धारा नहीं बढ़ने वाली, धारा का मान नियत हो गया, धारा का मान क्या हो गया, नियत हो गया, है ना, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्राफ, तो यहां पे धारा का मान नियत हो गया। अब सबसे पहली बात, ऐसा क्यों हुआ, है ना, अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात लिनार्ड और हर्ट्ज से पूछी गई कि ऐसा क्यों हो गया, है ना, समय के साथ पहले वोल्टेज के साथ पहले बदल रही धारा, फिर नियत होगी, तो उन्होंने बोला कि देखो क्या हो रहा है कि यहां पर जब लाइट आके टकराई तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनको बाहर आना था वो सब एक बार आ गए बाहर, ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या हो रहा था कि जब यहां पे जीरो वोल्टेज था, यहां पर जीरो वोल्टेज था, यहां पर क्या था, जीरो वोल्टेज था, ध्यान समझे मेरी बात को, है ना, यहां पर सब जीरो वोल्टेज था, तो जब जीरो वोल्टेज था तो यहां पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो जाना तो चाह रहे थे वहां पर, पहुंचना तो चाह रहे थे वहां पर, लेकिन क्या हो रहा था, बीच में किसी कारणवश, है ना, मतलब कुछ जवान इलेक्ट्रॉन्स, कुछ हष्ट पुष्ट इलेक्ट्रॉन, खाते पीते घर के इलेक्ट्रॉन,
है ना, तुम्हारे जैसे बिल्कुल कि नहीं सर, एक बार हम जून में निकले थे, अब तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर ही मानेंगे। सर दिसंबर आ गया लेकिन देखो आज भी मैं लाइव क्लास में मौजूद हूं, 100% अटेंडेंस है मेरी, क्या बोलते हो यार। तो ये असली चीज है। जो बोले नहीं कुछ भी हो जाए, वोल्टेज मिले ना मिले, हम तो यहां तक पहुंच के ही मानेंगे, हम तो यहां तक पहुंच के ही मानेंगे। लेकिन कुछ जो निकले तो थे यहां से, लेकिन क्या हुआ सर अगस्त आते आते उन्होंने 15 अगस्त मनाई, फिर सर उन्होंने राखी का त्योहार मनाया, सर फिर उन्होंने गणपति जी मनाए, सर फिर उन्होंने मुहर्रम मनाया, फिर सर उन्होंने माता जी का त्योहार मनाया, फिर सर उन्होंने दशहरा मनाया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में उनके ब्रेक लग गया, है ना, वो कहीं ना कहीं टकरा रहे, किसी न किसी से टकरा रहे, तो वो यहां तक पूरे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इसलिए पहले धारा कम थी, कम थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ सर, आपने जब, है ना, आप क्या करते हो सर, आप हमें हर एक छुट्टी के पहले समझाते हो कि भाई साहब भैया ध्यान रखना अपना, है ना, अपना और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यही छुट्टी वाला समय होता है जब मन भटक जाता है ना, और इधर उधर निकल लोगे तुम, है ना। तो पता चला था कि सर हम अपना ध्यान रख रहे थे, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर हम और भी किसी का ध्यान रखने रखे छुट्टियों के समय में। हमने सोचा कि अभी तो क्लास नहीं चल रही है तो इधर उधर थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो इन सब चक्करों में क्या होता है, इन सब चक्करों में तुम यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर तुम्हें चाहिए मोटिवेशन। क्या चाहिए? मोटिवेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले से ही आवारा था, तो इसको तो भयंकर मोटिवेशन चाहिए। तो अगर इसे मोटिवेशन मिल जाता है, कि हाँ भाई तुझे तो भागना पड़ेगा, तो जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन था वह भी कुछ ना कुछ करके पार पहुंच ही जाता है। ठीक है। अब क्या होता है सर, एक समय ऐसा आता है कि आप मोटिवेशन कितना भी देते जाओ, जिनको आना था वो तो आ गए, आ गए। सर आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, सर आप 3D एनिमेशन लगा लो, या सर आप घिस के पढ़ा दो, सर आप सुबह से शाम तक क्लास ले लो, सर आप हमारे लिए संपूर्ण फिजिक्स दे दो, सर हमें हजारों क्वेश्चन दे दो सॉल्व करने के लिए, लेकिन सर जिनको आना था वो तो आ गए, बाकी आगे तो आप ही की बात आप ही कह दो कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, कुत्ते की दुम को पाइप में डाल के रखो तो सीधी नहीं हो जाती। तो ये वही वाली बात है कि एक समय के बाद में मैं कितना भी मोटिवेशन देता रहूं, जिनको आना था वो आ चुके हैं, जिन्हें नीट फोड़ना है वो फोड़ देंगे। ठीक है, तो वो दरिया पार कर जाएंगे। तो इसके बाद में कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद में कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, धारा नियत हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अब हम वापस से जीरो करते हैं, है ना। ओके सर, जीरो कर दिया। लेकिन सर इसके अलावा उल्टी कहानी भी हो सकती है। क्या? कि सर आप तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये किसी बाह्य चक्कर में आ गए, सर बाबा का चक्कर पड़ गया किसी लड़की पर, है ना, तो सर वो बहक गया अपने मार्ग से, तो एक्चुअल में वो कोशिश करना भी नहीं चाह पा रहा है ना। और कुछ ऐसे थे जो सर कोशिश कर रहे थे, तो बाह्य चक्कर में आने के कारण वो नेगेटिव हो गए, है ना। नेगेटिव हो गए मतलब सर उन्हें ऐसा लगता कि सर वो कर ही नहीं पाएंगे। तो मतलब वो अब मेरी बात नहीं सुन रहे, मतलब वो क्लास में नहीं आ रहे, उन्हें क्लास देखना छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने बस एक ही बात बोली, हम किसी से कम है क्या, डरते क्या किसी से, देख लेंगे जो होगा, देख लेंगे भैया, देख लेंगे, डरते क्या तेरे से, भाग यहां से, है ना। तो बस वो उन्होंने ऐसे ही बोला कि भाग, डाउट नट किया, हम तेरे से डरते क्या, निकल रहे यहां से, हम नहीं पढ़ रहे तेरे से, बस। तो क्या हुआ, तो क्या होगा सर, नेगेटिव में जब वोल्टेज ले जाएंगे, तो नेगेटिव में वोल्टेज ले जाएंगे, तो ऐसा करने पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी। ठीक है। लेकिन सर फिर इसके बाद में नेगेटिव में भी ऐसा होगा कि एक वोल्टेज ऐसा आएगा, है ना। देखो नेगेटिव में थोड़ा सा मैं पहले जीरो करता हूं। हाँ, अब नेगेटिव में देखो अभी क्या है, अभी है मेरे पास 0.3 नेगेटिव में, तो फिर भी सर थोड़े मोड़े तो पहुंच पा रहे हैं, थोड़े बहुत तो पहुंच जाते हैं।
ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब नेगेटिव में आप 0.3, 0.4 ले जाओ, 0.7 ले जाओ, तो सर अब जो इक्का दुक्का पहुंच पा रहे थे सर, शायद ऐसा हो कि वो भी ना पहुंच पाए। तो वो नेगेटिव में भी एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसके बाद में कोई यहां पर पार नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद में मैं नेगेटिव में कितना भी ले जाऊं फिर से धारा जीरो हो जाएगी, है ना। नेगेटिव में मैं कितना भी ले जाऊं धारा जीरो हो जाएगी, है ना। नेगेटिव में मैं कितना भी ले जाऊं धारा जो है वह जीरो हो जाएगी। धारा का मान जो होगा वह जीरो हो जाएगा। देखो ये एम्पियर है, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो ये 0 एम्पियर -1 से थोड़ा सा आगे बढ़ा था, उसके बाद में सर अब कोई नहीं पहुंच पा रहा। अब तो नेगेटिव में भी कितना ही नेगेटिव हो जाएगा सर इंसान, है ना। हो गया सर, उसने बोला ओके जय माता दी, है ना। अब हम जागेंगे। अगर हमारी बोर्ड की एग्जाम होगी फरवरी में तो हम सोचेंगे जनवरी में कि कम से कम इस साल बोर्ड का एग्जाम तो निकाल ले, नीट वीट तो जाए भाड़ में, क्या कर लेंगे डॉक्टर बन के, जय माता। अगले साल सोचेंगे फिर क्या करना है, अब अगले साल सोचेंगे क्या करना है फिर। तो ये वो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये छोटा सा ग्राफ किसने समझाया? लेनार्ड और हर्ट्ज ने समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्यारी सी बात सभी को बहुत ही तेजी में चमकी होगी, है ना। तो क्या था यहाँ पर वही वाली बात है। यहाँ पर ये अच्छा स्कूल में एनिमेशन थोड़ी ना बना के आ जाओगे, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पर हम ऐसा एक ट्यूब बनाएंगे, यहाँ पर एक प्लेट बनाएंगे, यहाँ पे दूसरी प्लेट बनाएंगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास जो सौर किरणें होंगी, सूर्य प्रकाश जो होगा वो आकर गिरेगा, है ना। तो क्या होगा सर? ये वाला ग्राफ, है ना, यही वाला ग्राफ हर जगह बना हुआ है। इस ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से पद है, वो मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं वाली सारी बातें, है ना। क्या हो रहा है यहां पर? देखो ये वो वाला करंट है। एक बार मैं ग्राफ अपने हाथों से, है ना, अपने स्वयं के हाथों से बनाकर बताता हूं आपको फिर से, ताकि आपको क्लियरिटी बन जाए जिंदगी में। अच्छा सर एक बात बताओ, ये मैं लिखूंगा क्या इसमें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, लिखूंगा क्या सर मैं इसमें, है ना। तो इसमें आप चाहो तो थ्योरेटिकली जो मैंने बोला है वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो लिख सकते हो। दूसरी बात कि एक्चुअल में ना दुनिया में अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लेनार्ड और हर्ट्ज ने किया क्या था, है ना। बहुत सारी किताबें तो चलो ठीक है, किताब वाले तो भी ठीक लिख देते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इतना छोटा चैप्टर होता है तो अब यूजुअली कैसी आदत होती है हमारी कि हम जब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि हमेशा पहले 2 पन्ने पर तो बकवास लिखी हुई होती है, तीसरे पन्ने से हमें पढ़ना शुरू करना होता है। क्यों भाई? लगता है ना। कोई भी चैप्टर जब पढ़ने लगते हो तो उस चैप्टर के पहले पन्ने पे क्या रहता है? भूमिका। बोले भूमिका कौन है? हम नहीं जानते भैया, हटाओ, है ना। फिर दूसरे तीसरे पन्ने से पढ़ना शुरू करते। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में बहुत बार लोग यही करते कि दूसरे तीसरे पन्ने से पढ़ना शुरू करते, तो पहले 2 पन्ने पे ये दिया हुआ जो मैंने बोला, ठीक है। तो उस चक्कर में ऐसा लगता है कि यार आइंस्टीन ने ही सब कुछ बोल दिया, है ना। तो मैं वही वाली बात जो मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं ना, जब मैं आइंस्टीन का नाम लूंगा तो मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, है ना। ये आइंस्टीन आ गया, तो ये आइंस्टीन भैया जब आएंगे तो वो उन्होंने जो बोला वो सारी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पर। ये लिखी भी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बातें वैसे बोली तो आइंस्टीन नहीं, है ना, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ वो मैं आपको समझा दिया। देखो तो अब यहां पर क्या थी बातें? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात देखिए सर, ये है धारा, ये है वोल्टेज। तो एक समय ऐसा था जब वोल्टेज शून्य था तो धारा कुछ ना कुछ थी। जब हमने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा बड़ी, लेकिन एक समय के बाद में नियत हो गई, धारा नियत हो गई, कांस्टेंट धारा। रिवर्स में जब हमने वोल्टेज लगाया तो क्या होगा सर? रिवर्स में वोल्टेज लगाओगे तो करंट कम होगा। फिर उसके बाद में एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि जिसके बाद में आप कुछ भी कर लो, नेगेटिव में भी कितना ही नेगेटिव कर लोगे, है ना। कितना बिगाड़ लोगे सर, कितना बिगाड़ लोगे हम, है। तो यहां पर ये नेगेटिव में कितना ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई धारा जाने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? तो इसमें ये वाली बात, ये धारा, ये क्या? ये वो धारा है जब 0 वोल्टेज होगा तब कुछ ना कुछ धारा आ जाएगी। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सा मान जो धारा में हमें पता होना चाहिए वो ये वाला लेवल होता है। इसे हम बोलते हैं IS
सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा, क्या बोलेंगे हम इसे? IS, अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा। आनंद, हाँ भाई, सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। अरे हाँ भाई, सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, ये IS हो गया। इसके बाद में क्या होगा कि यहां पर जैसे 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 हम कम करेंगे तो एक वोल्टेज आएगा जिसे हम बोलेंगे VS। बस ये दो इंपॉर्टेंट जैसे मान है हमारे लिए, है ना। एक वोल्टेज आएगा, ये होगा VS। अच्छा, तो मैं आनंद की आवाज आ गई थी क्या? ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, मेरा समझ नहीं आता ये कौन सा सिस्टम है जो अभी तक है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, माइक चेक, आ रही है ना आवाज? हाँ भाई, तो ये VS क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, या निरोधी विभव बोलते हैं हम इसे। चलिए, तो यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये निरोधी विभव हमेशा नेगेटिव में होगा, तो इसे नेगेटिव भी बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं यहां पर लिख भी देता हूं हिंदी में भी, निरोधी विभव और उसे ऊपर लिख लेना संतृप्त धारा। क्या लिख लेना ऊपर? संतृप्त धारा। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद में बहुत सारी नई बातें, क्या नई बातें हुई? अब उन्होंने बोला कि यार ये बताओ कि जो चल रहा था वो तो नॉर्मल ही चल रहा था, ठीक है, ये तो सब आसान सी बातें थी। लेकिन अब उन्होंने बोला कि अब ऐसा बोलो कि अगर मैं यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट आपका चल रहा है इसमें अगर मैं फिर से वापस से रीसेट का बटन दबा दूं तो वापस से सब कुछ एक बार रिफ्रेश कर देते, रीसेट हो जाए, और इसमें अगर मान के चलो अब हमने एक ग्राफ तो बना दिया है ना, एक ग्राफ में जो बना हुआ था वो फिर से बना देता हूं कि यहां पर क्या किया मैंने, ये वोल्टेज बढ़ाया तो ग्राफ ऊपर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर भी नीचे वाला भी बना देते, फिर से मैं 0 गया और फिर नीचे गया, तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा बन गया था, ये कपाते हुए ऊपर जाता है। चलो ठीक है, तो ग्राफ इसका ऐसा बन गया था, ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है, ओके। एवरीवन क्लियर टू दिस ग्राफ? हाँ भाई, अब फिर से हमने 0 कर दिया। अब उनसे पूछा गया कि यार एक बात बताओ कि यहां पर अगर हमने बल्ब की इंटेंसिटी, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बल्ब आधा जल रहा है अभी, ये दिख रहा है तुमको कुछ, ये बल्ब में ये लाइटें हैं, ये आधी जल रही है आधी बुझी हुई है, तो बल्ब में लाइट और ज्यादा जला दी, मतलब कि जितनी आवृत्ति के, अच्छा ये सब कहानी जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट से किया जा रहा था ना, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, अभी हमारे पास 380 नैनोमीटर की लाइट है, ठीक है, या आवृत्ति इसकी कुछ ना कुछ होगी। तो ऐसा बोला कि मान के चलो यहां पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब कि अभी हमारे पास जो इंटेंसिटी थी उसमें हमने इसको बढ़ाकर इतनी कर दी इंटेंसिटी, है ना। देखो यहां पर बल्ब जले और ज्यादा जले बल्ब, तो बताओ क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि देखो यार अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो 0 वोल्टेज पे जो करंट आ रहा था वो अब और ज्यादा करंट आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर नीट 2020 में कम लोग दे रहे थे, आपने नीट 2022 में बोला कि यार 18 लाख फॉर्म भरने चाहिए, नीट 2023 में आपने बोला कि कम से कम 25 लाख तो फॉर्म भरने ही चाहिए, तो यहां पर आप तीव्रता बढ़ाते होगे तो क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कंपटीशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या इनके साथ भी वही कहानी होगी? हाँ, तो इनके साथ भी वही कहानी होगी। क्या कि अब इसमें भी वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाया तो देखो क्या हुआ, ग्राफ फिर से ऊपर तक तो गया सर, लेकिन एक टाइम बाद ग्राफ फिर से कांस्टेंट हो गया, एक टाइम बाद ग्राफ फिर से कांस्टेंट हो गया, ठीक है।
और नेगेटिव में भी गया, लेकिन नेगेटिव में एक नई बात हुई, नेगेटिव में एक बात हुई। क्या हुई नेगेटिव में बात? ये देखो ग्राफ एक बार मैं बना देता हूं, फिर उसके अंदर समझते हैं। देखो 0 कर दिया मैंने फिर से, ठीक है। क्या हुआ यहां पर? पॉजिटिव में तो ग्राफ उठा 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 उठा। अब ऑब्वियस सी बात थी कि हमारे पास जब ज्यादा किरणें आ रही है, जब हमारे पास ज्यादा किरणें आ रही है, देखो तीव्रता बढ़ाना मतलब कि और ज्यादा लोग आने लग गए हैं, और ज्यादा लोग आने लग गए हैं। तो यहां पर और ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगी, और अल्टीमेटली सर धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगी सर, और ज्यादा लोग पहुंचने लग गए यहां पर, और ज्यादा लोग यहां पे पहुंचने लग गए। फिर धीरे धीरे सर मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ी, तो उसके कारण सर संतृप्त धारा जो आ रही थी, सैचुरेशन करंट, पहले सर नीट क्वालिफाई करके 25,000 डॉक्टर बन रहे थे, अब 35,000 डॉक्टर बन रहे इस साल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर, यहां पर निरोधी विभव बढ़ गया, सॉरी यहां पर संतृप्त धारा बढ़ गई। लेकिन अगर आप उल्टा वाला देखो, मतलब ये रिवर्स पोटेंशियल देखो, रिवर्स पोटेंशियल देखो, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर नेगेटिव में तो गए, ये नेगेटिव में तो गए, लेकिन ये एग्जैक्टली कुछ 1.1 के करीब कुछ वैल्यू आ रही थी सर, उसके बाद में फिर से इसमें भी धारा 0 होगी। इसमें क्या हुआ? इसमें भी धारा 0 होगी थी सर नेगेटिव में जाने के बाद में, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हुई जिस पॉइंट पे पहले हुई थी, उसी पॉइंट पे हुई जिस पॉइंट पे पहले हुई थी। मतलब क्या हुआ कि जब डिमोटिवेशन की वाली बात आई सर, तो 25 लाख लोग एग्जाम दे, 50 लाख एग्जाम दे, 20 लाख एग्जाम दे, 15 लाख एग्जाम दे, है ना सर, डिमोटिवेशन तो सबका लिया, सिर्फ को डिमोटिवेट किया जा सकता है, डिमोटिवेशन सबके अंदर आ सकता है, और एक लिमिट के बाद में सर कितना भी डिमोटिवेट कर दो हमको फर्क नहीं करता, अब तो हम 2026 में एग्जाम देंगे। तो ये नेगेटिव में जाने के बाद में सर एक वैल्यू के बाद में सब फिक्स हो जाता है मामला, मतलब कि निरोधी विभव जो होगा वह सेम ही होगा, निरोधी विभव जो होगा वो सेम ही होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर इंटेंसिटी और बढ़ाई जाए, है ना, मतलब मान के चलो मैंने इसको बढ़ाकर और बढ़ा दी इंटेंसिटी, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा ना, तो फिर से ग्राफ बनाते हैं। एक मिनट रुको, ग्राफ डॉट 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 तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट 0 पे दिखा रहा था। हाँ, अब ग्राफ बनाना हम शुरू करते, अब ग्राफ बनाना हम शुरू करते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ये ग्राफ बनाएंगे, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो सर देखो यहां पे फिर से वैल्यूज बढ़ रही है, और एक वैल्यू आई, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो इसमें जो कांस्टेंट मान आया सर, इसमें जो कांस्टेंट मान आया वो और ज्यादा आया, और ज्यादा है कांस्टेंट मान, और ज्यादा आया सर, कांस्टेंट मान और ज्यादा आया। लेकिन जब रिवर्स की बात आई सर, रिवर्स की, तो रिवर्स में भी सर, इसमें भी एग्जैक्ट वैसा ही ग्राफ बना, इसमें भी, है ना, एग्जैक्ट वही ग्राफ बना जो पहले वाला बना था, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि हमें यह बात समझ में आ गई इस एक्सपेरिमेंट से कि जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा बढ़ती जाती है। तो तीव्रता बढ़ाओगे, हाँ सर देखो, जैसे जैसे मैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा या मेरे पास जो धारा थी वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये जो यहां पर जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा, ये क्या हो गया? हमारे पास जो धारा उत्सर्जित हो रही है उसे हम प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं, क्योंकि वो अभी ना प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश के कारण तो प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना, प्रकाश की इलेक्ट्रॉन भी नाम होता है। अच्छा, और उसी प्रकार से यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा सर? देखो, नेगेटिव वाला तो सबका सेम है, या निरोधी विभव तो सबका सेम है, लेकिन सर यहां पर आगे बढ़ेंगे तो या I1, I2, I3 जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो सर सबके लिए संतृप्त धारा जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो सबके लिए संतृप्त धारा जो है वो बढ़ती जाएगी। I1, I2, I3 जो होगा वो बढ़ता जाएगा। I3, I4 लगाओ और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो और ऊपर ग्राफ बनेगा, और ऊपर ग्राफ बनेगा। तो देखो बेसिकली हमारा मेन मुद्दा ये भी कि अगर अभी हम इस चीज को पढ़ ले तो ये ग्राफ हमें कभी भी रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे पढ़ेंगे ग्राफ की जिंदगी भर हमें याद रह जाएगी। तो यहां पर क्या होगा सर? तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका ग्राफ तो, ये ग्राफ अलग है, ये क्या है? जो आपने तीव्रता दी और प्रकाश ये धारा जो है उसका ग्राफ। तो सर जैसे हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा बढ़ती जा रही है। ओके सर, तो ये वाला ग्राफ ऐसे बनेंगे। अच्छा, अगली बात, अब इनसे बोला गया, एक बार रीसेट कर देते इसे हम। अब इनसे बोला गया कि यार एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर, है ना, अगर मैं यहां पर, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, मान के चलो यार,
अगर मैंने यहां पर जो लाइट में फेंक रहा हूं वो लाइट ही बदल दी, तो जो लाइट में फेंक रहा हूं वो लाइट ही बदल दी, तो मतलब क्या, यहां पे मैंने लाइट का कलर बदल दिया। लाइट का कलर बदल दिया कहने का मतलब क्या है कि इसकी तीव्रता नहीं सर, इसकी आवृत्ति बदल दी, या इसकी तरंग दैर्ध्य या लैम्बडा बदल दिया। अलग अलग रंग की लाइट आ रही है, अलग अलग रंग की लाइट आ रही है। मतलब कि मान के चलो अब मैंने हरी लाइट फेंकी, उतनी ही तीव्रता है, उतनी ही तीव्रता है जितने में पर्पल रंग फेंक रहा था। अब मैंने हरा रंग फेंकने की सोची, फिर मैंने लाल रंग की लाइट फेंकने की सोची। तो अलग अलग रंग का कहने का मतलब क्या होता है कि सर इनकी आवृत्ति अलग अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, या इनके लिए वेवलेंथ सबकी अलग अलग रहने वाली है। तो अगर इनकी वेवलेंथ या इनकी आवृत्ति अलग अलग रहने वाली है तो उस कंडीशन में क्या होगा ये समझते हैं हम, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बल्ब जितनी जोरों से जल रहा था उतनी जोरों से जलाएंगे, बस कलर बदल के देख रहे। तो दो चीजें बदलना है हमको। पहले तो हमने एक बेसिक ग्राफ पढ़ा, फिर हमने सोचा कि अगर यहां पे बल्ब को कम ज्यादा, इसकी रोशनी कम ज्यादा करी जाए तो क्या होगा। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि यहां पर कलर कम ज्यादा या आवृत्ति बदली जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो फिर से ग्राफ, अब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा जल्दी से ग्राफ ही बना देता हूं क्योंकि काम का तो हमारे पास ग्राफ ही है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये वोल्टेज बड़ा 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 बड़ा। ओके सर, ये कौन सा रंग है, ये एक तरीके से लाइट ग्रीन टाइप आप मान सकते हो, है ना, या ग्रीन कलर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता। तो कुल मिला के कहानी है कि यहां पर इसका रिवर्स में भी ये कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ यहां से आया और देखो इसमें निरोधी विभव जो आया है, या जहां पर से वो पोटेंशियल जिसके बाद में ये इसमें धारा जाना रुक गई, वो वैल्यू बहुत कम आई है, बहुत कम आई है ना, निरोधी पोटेंशियल कम आया। अच्छा सर, अगर हमने वेवलेंथ कम करी, वेवलेंथ कम कर रहा हूं मतलब आवृत्ति बढ़ा रहा हूं, तो आवृत्ति बढ़ा के देखी मैंने, आवृत्ति बढ़ाकर देखी मैंने क्या होता है। तो आवृत्ति बढ़ाकर देखी मैंने, अच्छा सर क्या करें, 400 450 470 नैनोमीटर कर देते, देखते हैं क्या होता है। 470 नैनोमीटर करने पर क्या हुआ, तो सर हमने यहां पर रिवर्स किया पोटेंशियल। ओरे बाबा रे बाबा, सर देखो क्या हो रहा है, यहां पर 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 ये ऊपर वाला या इसमें जो संतृप्त धारा थी वो तो सेम आई, लेकिन सर निरोधी विभव थोड़ा सा बदल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज हो गया। या मान के चलो मैंने यहां पे कम करते 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 जैसे 350 कर दिया, तो 350 नैनोमीटर वेवलेंथ कर दी मैंने। तो अब क्या हो रहा है देखते हैं। तो सर यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूं मैं वोल्टेज को ना, तो यहां से बड़ा 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 देखो दिख रहा है, डॉट 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 डॉट। हाँ, अरे 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 सर ये क्या हुआ, अरे बाबा ये तो सर मौजो हो गया, मौजो हो गया, मौजो हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप इन सब में देखो तो इन सब में क्या हो रहा है, इनमें यहां पर मैक्सिमम वैल्यू जो है संतृप्त धारा की वो तो सेम रह रही सर, लेकिन ये पीछे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है आवृत्ति बढ़ाने से। आवृत्ति और बढ़ाते आवृत्ति सर, और बढ़ाते आवृत्ति 250 कर दी, 250 आवृत्ति। तो क्या हो गया, तो यहां पर सर यहां पर सर देखो ध्यान से, ओ हो सर गजब, सर गजब, सर गजब हो गया। क्या हो गया गजब, देखो सर यहां पे ऊपर का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बन रहा है, ऊपर का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बन रहा है सर, लेकिन यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सर वो बहुत कम हो गया, ये यहां पर, ये यहां पर। तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होते जा रहा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होते जा रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका पहले ग्राफ समझेंगे, इसका ग्राफ समझेंगे। तो ग्राफ में क्या हुआ, ग्राफ में ये हुआ है कि सर हमारे पास जब हम ये μ1 μ2 μ3 ये क्या आवृत्तियां है, आवृत्ति। तो आवृत्ति सर अगर हम बढ़ाएंगे, है ना, हमने जो ये क्या है आवृत्ति, तो अगर हमने यहां पर आवृत्ति बढ़ाई, तो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा सर, जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ने लगा। तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा ज्यादा है, वैल्यू वाइज ज्यादा कौन सा सर, V3 ज्यादा है। तो इसमें μ3 सबसे ज्यादा है ना, ये आवृत्ति है। आवृत्ति को हम ये डिजाइन वाले म्यू से भी चिन्हित कर सकते हैं, डिजाइन वाले म्यू से भी चिन्हित कर सकते हैं, एफ से भी चिन्हित कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कहीं पर एन से भी आप चिन्हित कर दोगे। हम एफ भी लिखेंगे, हम म्यू भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में म्यू भी लिखा हुआ सकता है, एफ भी लिखा हुआ जा सकता है फिजिक्स में। ठीक है, तो यहां पर F क्या होगा सर, F3 ज्यादा होगा F2 से और वो ज्यादा होगा F1 से। तो ये हमारे पास आवृत्ति होगी, ये हमारे पास आवृत्ति बढ़ेगी। अच्छा
अब यहां पर ये मंदक विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ है। तो बताओ, ये ग्राफ मत देखो, पहले आप लोग सोच के बताओ कि सर जैसे जैसे मैं आवृत्ति बढ़ा रहा था तो मंदक विभव बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल सही बात सर अपनी आंखों से सर, ये इन्हीं आंखों से मैंने देखा सर कि जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ा रहे थे तो मंदक विभव बढ़ता जा रहा था, है ना। देखो एक और चमत्कार दिखाता हूं। अगर मान के चलो मैंने आवृत्ति कम की, देखो मैं 0 वोल्टेज पे ले आऊंगी तो है ना, इसको कहां पे ले रहा हूं, 0 वोल्टेज पे। -1 हो गया यार, ये 0 हो जा, 0 हो जा, 0 हो जा, हाँ हो गया, फिर 1 हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर हमने वेवलेंथ या मान के चलो आवृत्ति मैंने बढ़ा दी, है ना, तो देखो एक समय ऐसा भी था सर, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी, आवृत्ति कम कर दी, मैंने आवृत्ति कम कर दी, तो सर ये बात तो है, ध्यान से सर ये बात तो है, जब आप आवृत्ति बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक समय था कि सर आप आवृत्ति, वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं तो आवृत्ति कम कर रहा हूं ना, तो अगर आप आवृत्ति कम करो तो निरोधी विभव कम होना चाहिए। हाँ सर, कम हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं आवृत्ति को कम करते करते अगर मैंने ज्यादा कम कर दी तो यहां पर मैं कुछ भी कर लू, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाकर देखता हूं तो मैं वोल्टेज बढ़ा भी रहा हूं सर, लेकिन कोई माए का लाल सामने नहीं आने को तैयार है सर, कोई माई का लाल सामने आने को तैयार नहीं है सर। मतलब आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा। मतलब ये कौन से दिन है, ये वो दिन है जब लोग नीट का एग्जाम देना बंद कर दे। हाँ वो बात है, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए सर कि सर आप ही अकेले बचे इस दुनिया में, है ना सर, सब डॉक्टर बन गए सर, फिजिक्स पढ़ के पूरा हिंदी मीडियम डॉक्टर बन गया, अब आप पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन कोई बाहर नहीं आने को तैयार है। या तो सर सबको डर लग गया, या तो सर फिर मामला ही और कुछ है, शायद सर अब हर घर में डॉक्टर है सर, खुद ही को इंजेक्शन लगा लेते हैं अब तो देखो। तो यहां पर अगर मैं नेगेटिव में भी ले जाऊं, कुछ भी कर दूं, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आने को तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं, आवृत्ति को बढ़ाते, हाँ फिर अचानक से एक समय ऐसा आया कि आवृत्ति इतनी बड़ी कि सब कोई फिर बाहर आने लगे। ठीक है, तो यहां पर सर देखो ये वाला जो लाइन बनी थी ये 0 वाली बनी कि यहां पर कोई करंट बाहर नहीं आया। तो इन सब का कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास आवृत्ति का कुछ एक न्यूनतम मान आता है ना। आवृत्ति का ध्यान समझना इस चीज को कि आवृत्ति का एक न्यूनतम मान आता है जिसके बाद ही करंट निकलता है ना। ऐसे नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर कि इस दुनिया में कोई भी बुलाए हम चले जाए, ना सर। माना हम थोड़े सस्ते हैं लेकिन सर बिकाऊ नहीं है। ऐसा नहीं सर कि कोई भी आए और हमें उठाकर ले जाए, नहीं सर, इतने लालची नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया नहीं चलाते, लेकिन सर कभी कभी बहक भी जाते हैं। लेकिन सर हमारे अंदर मोटिवेशन है, हमें मोबाइल के अंदर मौजूद हर कोई ऐप उठाकर नहीं ले जा सकती सर, है ना। ऐसा नहीं होता सर कि वो ऐप बहा कर ले गई मुझे सर। हाँ, केवल डाउटनेट की ऐप में वो ताकत है सर जो हमें बहा कर ले जाती है सर। सुबह उठते ही डाउटनेट की ऐप, सोते जागते नींद में भी सर आप तो दिखाई देते हो सर, लेकिन आपको राज की बात नहीं पता सर। सपने में आपके साथ डाउटनेट की ऐप भी दिखाई देती है, डाउटनेट भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूनतम आवृत्ति आती है जिसके बाद ही धारा प्रवाहित होती है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, एक न्यूनतम आवृत्ति है कि जिसके बाद में धारा प्रवाहित होगी। तो निरोधी विभव क्या है? निरोधी विभव क्या है? उसको रोकने के लिए। निरोधी विभव क्या है? उसको रोकने के लिए। तो जब कोई आएगा तभी तो उसे रोकेगा। ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं कर सकता ना कि भाई कोई आई नहीं फिर भी रोक रहा हूं। है ना, तुम क्या काम करते हो?
सर हम रेगिस्तान में लोगों को आने से रोकते हैं। अरे वहां तो वैसे भी कोई नहीं जा रहा है, तो क्यों रोक रहा है? सर एक और नई नौकरी मिली है। क्या? सर रात के अंधेरे में ट्रेन चलती है तो उसे दिखाई नहीं देता, तो सर एक टॉर्च लेकर बैठना है सर ट्रेन की छत पे, ताकि आगे ड्राइवर को दिखाई दी जाए। सर एक और नई नौकरी मिली थी मुझे। सर एयरटेल वालों का धंधा कम चल रहा है, सर जियो का धंधा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एयरटेल वालों ने एक नया धंधा, एक नई नौकरी दी सर मेरे को। क्या करना है? सर जियो के टावर पे जाके बैठना है और वहां से उसके सिग्नल रोकना है ताकि लोगों के मोबाइल तक ना पहुंच पाए। अरे ये कौन सी बेवकूफ वाली बात है? तो वही वाली बात है कि न्यूनतम आवृत्ति आएगी, या अगर न्यूनतम एक ऐसी वैल्यू होगी आवृत्ति की जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे, तो ही तो उन्हें रोकोगे। तो ये वही वाली बात है कि न्यूनतम आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं एफ नॉट या म्यू नॉट, इसे हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या है? दहलीज लांग कर आना पड़ेगा तुझे मेरे पास, वचन है मेरा तुझे ये। तो ये वही वाली बात है क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को भी बाहर आना पड़ेगा ना। तो लाइट भी यही बोलती है कि एक ना एक दिन अगर तुझे बाहर लाना है तो मैं आऊंगा जरूर, लौट कर जरूर आऊंगा, और मैं दहली आवृत्ति लेकर आऊंगा। तो मतलब उसकी न्यूनतम आवृत्ति लेकर आऊंगा जिसके बाद में तुम बाहर आ पाओगे। ठीक है? तो यहां पर ये वही वाली बात है, न्यूनतम आवृत्ति, इसके बाद में, उसके बाद में तो सर सब कोई बाहर आएगा, तो उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ मंदक विभव चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसका ग्राफ 0 से शुरू नहीं होगा, इसका ग्राफ यहां से कहीं से शुरू होगा, ये दहली आवृत्ति से शुरू होगा, और बाद में तो सर आप आवृत्ति बढ़ाते जाओगे तो मंदक विभव बढ़ता जाएगा। क्या इतना मामला सभी को क्लियर है? क्या सारी बातें समझ ली सभी ने? क्या हुआ सर, अनुपमा देख लिया क्या? नहीं, तूने देखा था क्या? ये सब अनुपमा में होता है क्या? मुझे नहीं पता भाई, ये अनुपमा तो नहीं देखा यार मैंने कभी। ऐसा अनुपमा में होता है क्या? जियो और एयरटेल वाला मस्त था क्या? लगवा दो तुम्हारी नौकरी फिर। चलो भाई, तो यहां तक अब हमारी मेहनत खत्म होती है। फिर यहां पर, मतलब ये मेरी नहीं, मतलब ऐसा हर्ट्ज ने बोला, ठीक है क्या, कि हर्ट्ज और लिनार्ड ने ये सारी बातें समझाई, लेकिन अब दुनिया में बहुत सारी बातें थी जो वो समझा ना पाए। ठीक है, ये क्या समझ में आ गया तुम्हें? अभी कुछ समझना थोड़ी ना था इसमें। अभी तक तो ऐसी बातें चल रही थी कि क्या होता है, कैसे ग्राफ बनते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये कर दोगे तो वो हो जाएगा, वो कर दोगे तो ये हो जाएगा, दिन रात पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। बने तो नहीं हो ना अभी? हाँ सर, डराओ मत आप। हाँ, लेकिन बन सकते हैं सर। तो अब दुनिया ने हर्ट्ज और लिनार्ड से यही सारी बातें पूछी। कैसी बातें पूछी? उनने बोला कि यार ये बताओ कि लाइट जो है वो अगर आके गिर रही है, तरंग आके गिर रही है ये किसी भी धातु पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब हमने लाइट की तीव्रता बढ़ाई, तब आप बोल रहे निरोधी भी वो बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन लाइट की जब आवृत्ति बढ़ाई, तब आपने बोला कि निरोधी भी वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो न्यूनतम आवृत्ति वाला क्या चक्कर है कि न्यूनतम उतनी ही क्यों देना पड़ेगी जिसके कारण वो बाहर नहीं आ पा रहे? पहली बात। दूसरी बात ये उनसे पूछी गई, उनसे मतलब बेसिकली वो ये सब कुछ दिखा दिए, ये होता है भाई, होता है। हाँ भाई ऐसा होता है, बहुत बढ़िया, ऐसा होता है। क्या कहते हो यार, ऐसा होता है ना? हाँ भाई ऐसा होता है, बहुत ही मस्त हो, बहुत मजा आता है सर, बहुत ही मस्त। अरे क्यों होता है ये? क्यों है? किस लिए है? क्या कर रहे हैं यहां पर? कौन है ये विरोधी? कौन है ये निरोधी? कौन है ये आवृत्ति? कैसे कर पाएंगे ये? कुछ नहीं समझा पाए।
है ना। ऐसी बहुत सारी बातें थी वो जो ना समझा पाए कि ये न्यूनतम आवृत्ति क्यों देना पड़ेगी, इसके कारण बाहर आएगा। फिर उनको बोला कि आवृत्ति बढ़ाने पर ही निरोधी विभव ही क्यों बढ़ रहा है, मंदक विभव ही क्यों बढ़ रहा है, संदर्भ धारा पे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर उनको बोला कि जब तीव्रता बढ़ाई तो देख लॉजिक से तो ऐसा होना चाहिए कि तीव्रता बढ़ाई मतलब कि ज्यादा तरंग जा रही तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे वो भी ज्यादा, उनको भी रोकने के लिए ज्यादा मंदक विभव रखना चाहिए। लेकिन वहां पर तुम बोल रहे हो कि मंदक विभव जब आवृत्ति पे उससे फर्क पड़ता है, जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं तब मंदक विभव पे फर्क नहीं पड़ रहा है, निरोधी विभव पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये बढ़ाने से वो क्यों बढ़ रहा है, वो बढ़ाने से ये क्यों बढ़ रहा है, ये समझा नहीं पाए। तो उस सभी को आसान भाषा में हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होती है तो संपूर्ण ऊर्जा सतह पर सतत रूप से वितरित हो जाती है। हाँ, तरंग क्या कहती है, तरंग ऐसी होती है कि सर तरंग आई सतह पर गिरी तो सतत रूप से वितरण हो गया हर जगह, वहां पर बढ़िया मस्त तरीके से तरंग ही तरंग और उसकी ऊर्जा ही ऊर्जा हो गई। अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगता है, परंतु प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं हुई। मतलब क्या हुआ, या प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि यार ऐसा बताओ, आप बोल रहे तरंग है, हमने बोला ओके तरंग है, तो दुनिया में तो सभी को पता था ना कि तरंग है, दुनिया में सभी को तो पता था ना कि ये तरंग है। तो तरंग है तो ये तरंग आकर टकराएगी, तो बोले तरंग आएगी टकराएगी, फिर तरंग को इलेक्ट्रॉन देखेगा, फिर तरंग इलेक्ट्रॉन को देखेगी, फिर तो कुछ होगा, फिर तो कुछ होना चाहिए ना, बिना देखे क्या इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तरंग को लेकर। बोले नहीं ऐसा तो नहीं होता। लेकिन फिर वास्तविकता में क्या हुआ, वास्तविकता में ऐसा होता जैसे ही आके टकराती है लाइट वैसे ही करंट आ जाता है, कोई भी समय अंतराल नहीं होता बीच में। लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है सर कुछ ना कुछ तो समय अंतराल होना ही चाहिए। हाँ, नजरों से नजरें मिलेगी तभी तो कुछ होगा सर, लेकिन तो बिना नजरें मिलाए ऐसे कैसे सर, यह तो सर पुराने जमाने वाला सिस्टम लग रहा है कुछ। कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली बात जो है ना, पुराने जमाने में, भाई पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, ठीक है, बिना देखे शादी पक्की, डन 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 डन। घर वालों ने कहीं कभी देखा था, हाँ उनका लड़का है, लड़की है, ओके शादी, ठीक है। मतलब मेरे एक ताऊजी है, थोड़े से दूर के ताऊजी है, तो वो महाराष्ट्र में कहीं जॉब करते थे, और मेरी जो ताई जी है, मतलब जो बड़ी मम्मी हमारे बोलते बेसिकली, वो खंडवा कर एक जगह है एमपी में, है ना, मेरा पूरा परिवार वहीं से, तो वहां रहती थी, है ना, और कभी नहीं मिले थे शादी के पहले, खत लिखा करते थे एक दूसरे को, ठीक है। तो खत में ही पता नहीं 2-3 बार खत लिखा, उतने में उसके बाद में शादी होगी। तो पहले तो ऐसा ही होता था। ये शायद उस जमाने का है कि बिना देखे ही इलेक्ट्रॉन भाग गया। चलो, तो ये बात तो नहीं समझा पाए कि भाई इतनी जल्दी कैसे भाग रहा है। बोले आज तो 5G का जमाना है, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। देखो भाई, फिर जब तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अच्छा, जिससे कि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करेगा, जो कि प्रायोगिक तथ्य के विरुद्ध है। ये वही वाली बात मैंने आपको बोली कि जब हम तीव्रता बढ़ा रहे तो तीव्रता बढ़ाते तो निरोधी विभव क्यों नहीं बढ़ रहा है, जब तीव्रता बढ़ा रहे तो निरोधी विभव क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये वो वाली बात नहीं समझा पाए। इसी प्रकार से जब आप पर्याप्त तीव्रता की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कुछ भी हो, यह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देती है। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये पाया गया कि हमारे पास न्यूनतम आवृत्ति का फोटोन आके टकराएगा, है ना, न्यूनतम आवृत्ति का। अब 10 आए, 15 आए, 50 आए, 100 आए, कितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितनी भी लाइट आएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ना। देखो ऐसा है, इसको ऐसा समझो। देखो क्या कि अगर मैंने एक न्यूनतम, मैंने यहां पर आवृत्ति को कम कर दिया लाइट की, अब मैं कितनी भी लाइट बढ़ाऊं, कितनी भी लाइट कम कर दूं, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा,
लेकिन अगर मान के चलो कि यहां पर मैंने कुछ न्यूनतम आवृत्ति कर दी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो मैंने यहां पर तीव्रता कम भी कर दी, मैं कम फोटोन फेंकूं, बताओ ये तो बंद हो गया ना। फिर थोड़ा सा चालू करा, हल्की सी भी आए फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे, मैं बढ़ा भी दूं फिर भी इलेक्ट्रॉन, भले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो रही है, लेकिन कॉमन सेंस की बात तो ऐसी है ना कि यार कम लाइट आ रही तो कम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। ज्यादा लाइट आने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम लाइट आने से कम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हुए। तो ये बात भी समझ नहीं आ पाई, ये बात भी मतलब कुल मिलाकर जो ग्राफ थे ना वो नहीं समझा पाए। फिर इसी बीच में हमारे बीच आए आइंस्टीन भैया, इंदौर वाला खंडवा, हाँ इंदौर वाला खंडवा बिल्कुल। चलो फिर हमारे बीच में आए आइंस्टीन भैया। अब ये आइंस्टीन ने, देखो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला गया इस चीज के लिए, है ना। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बातें हम समझने जा रहे हैं, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मतलब इस दुनिया में सबसे उच्चतम कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार मिलता है, सबसे उच्चतम कार्य, ठीक है। तो अगर, और वो ऐसा नहीं कि हर साल किसी ना किसी को मिल रहा है, जैसे फिजिक्स में जरूरी नहीं हर साल किसी ना किसी को नोबेल मिले ही मिले, हो सकता है 5-6 साल तक किसी को ना मिले, फिर किसी साल किसी ने बहुत बड़ा काम किया फिजिक्स में तब उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार ऐसा नहीं कि जानबूझ के हर साल किसी ना किसी को देना ही है, नहीं, जरूरी नहीं है, अच्छा काम होना चाहिए तब जाके किसी ना किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ बहुत ही बेहतरीन सा काम आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। तो आइंस्टीन ऐसे जीभ निकाल, बहुत फेमस फोटो आइंस्टीन की है ना, जीभ निकाल के चढ़ा रहा है, खतरनाक काम कर दिया मैंने। देखो तब उन्होंने क्या किया, पहले एक बार मैं आपको छोटी सी बात में समझा देता हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी जो सोच, जैसा आप सोचते हो वो चीज ही बदल दी उन्होंने दुनिया की, है ना। क्या है, उन्होंने दुनिया की जो सोच थी लाइट को लेके वो बदल दी, है ना। मतलब कुल मिला के आप ऐसा समझो यार कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि ऐसा कभी कभी आपको लगता होगा ना कि यार हम, है ना, जैसे सपने में कुछ खतरनाक सी बातें हमने देख ली और हम सोकर उठे और हम एकदम से भुखला जाते हैं, भाई ये सपने में ही देखा था ना यार, असली में देखा था हमने, अरे नहीं रे सपना था, फिर उठकर हम नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक दिन मैंने सपने में देखा था कि मैं स्कूल में पढ़ने जा रहा हूं, है ना, मैं पढ़ रहा हूं, फिर मेरे को याद आया नहीं मेरी स्कूल की उम्र खत्म हो चुकी है ना। मतलब अभी नहीं है, बहुत पहले जब मैं कॉलेज के टाइम पर था, मतलब कॉलेज से जस्ट पास आउट होने वाला था, तब मेरे को एक बार सपना आया था। मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया था, उन्होंने मेरे बहुत मजे लिया, मतलब वो फिर लेते ही रहे बहुत दिनों तक। तो ऐसे मेरे को सपना आया था कि मैं स्कूल गया हूं, आज मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जाने में मैं लेट हो गया, है ना। फिर हमारे स्कूल में क्या होता था कि लेट चाहो तो बाहर खड़ा कर देते थे थोड़ी देर तक, 15-20 मिनट तक, फिर एक पीरियड होता था उसके बाद में जाने देते थे। फिर मैं अंदर जा रहा हूं, फिर मेरे को पता चला एक्चुअल में चक्कर ये था कि मेरे को हिंदी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था स्कूल में। तो फिर मैं जाने वाला था, मेरे को सोचा कि चलो ठीक है, मैं अच्छा हुआ लेट हो गया, आज हिंदी की क्लास छूट जाएगी। फिर मैं अंदर पहुंचा, फिर मेरे साथ उल्टा हो गया, मेरे को पता चला कि भैया हिंदी की क्लास तो आज दूसरी वाली है, तो मैं एक लेक्चर और बाहर बैठ जाता तो अच्छा रहता, ठीक है। ऐसा कुछ अजीब सा सपना आया था मेरे को बहुत समय पहले। तो ऐसा कुछ दुनिया को लगता था कि यार लाइट जो है वो तरंग है। तो फिर आइंस्टीन ने बोला कि भाई साहब तुम सब सपने में जी रहे हो, तुम सब सपने में जी रहे हो, हकीकत अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए, या कितनी मुश्किल सी बात थी इस दुनिया में आइंस्टीन को समझाना सारे साइंटिस्ट वगैरह को, क्योंकि इससे पहले इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सके थे जो प्रूव करते थे कि लाइट जो है वो वेव है ना। ये प्रूव करते थे कि लाइट जो है वह वेव है, तरंग है, ये बात को प्रूव करते थे। लेकिन फिर भी आइंस्टीन ने वो समझाया कि ये जो लाइट है वो वेव नहीं है, वो जो लाइट है वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, या एक्चुअल में छोटे छोटे कण ही हैं जिन्हें हम फोटोन नाम देंगे। फिर आइंस्टीन ने पूरी कहानी सुनाई, फोटोन की कहानी सुनाई। फिर उसने बोला कि देखो पहले तुम्हें समझना होगा फोटोन होता क्या है। मतलब ये आप इस चीज को ऐसा समझो यार कि
जिसके बारे में किसी को दुनिया में कुछ भी नहीं पता, जिसके बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा, वो सब कुछ सोचना, फिर उसके ऊपर पूरी थ्योरी डिराइव करना, फिर वो थ्योरी को, वो फोटोन वाली जो बातें बोली है, वो सारी फोटोन वाली बातें उसे प्रूव करना कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो एक्चुअल में जो हो रहा है वो फोटोन की वजह से हो रहा है, और फोटोन की वजह से हुआ है, इसलिए वो सारी बातें जो है पुरानी वो सत्य है। तो कितनी 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 बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, पहले तो ये बताना कि तुम जो पढ़ रहे थे वो उसमें कुछ कमी थी, वो गलत था, और पूरा एक नया कंसेप्ट देके तुम्हारी ही बात को तुम्हें समझा देना, बिल्कुल दुनिया को पलट के रख दिया। इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो अब हम आइंस्टीन की ही जुबानी सुनेंगे, फोटोन की कहानी। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, फोटोन की कहानी। तो आज की क्लास में मैं बेसिक सी फोटोन की कहानी आपको सुना दूंगा, मतलब मैं आपको यह बताऊंगा कि फोटोन कौन है, कौन है ये, कौन है, कहां से आया है ये फोटोन। तो अभी हम बस इतना समझेंगे कि फोटोन कौन है, फोटोन कौन है। फिर इसके बाद में हम समझेंगे कि फोटोन ने क्या किया असल में, ना फोटोन का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उससे क्या संबंध है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये इस बात को कोई पर्सनली मत लेना ना, 2-3 बच्चों ने पर्सनली ले लिया इस बात को कि सर आपको हिंदी अच्छी नहीं लगती थी। हिंदी एज एन मतलब हिंदी सब्जेक्ट में है ना, मतलब यार मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, तो हमारी स्कूल में जो मैडम है थी ना वो बहुत खतरनाक थी यार ना, वो मतलब ऐसी अजीब अजीब काम करती थी। आपने हिंदी में एक निबंध लिखा, या हिंदी में आपको कोई भी प्रश्न उत्तर लिखने की जरूरत पड़ रही थी, आप उसे लिख रहे हो, फिर वो ऐसी चीज दिखती थी कि आपने क में ई की मात्रा लगाई, की ये होना चाहिए था, आपने ये लगा दिया, अल्लाह भैया इसका 1/4 नंबर उड़ा दो। अब मान के चलो तुमने लिखा 3 नंबर का प्रश्न था और तुमने 3 बार ये मात्रा ऊपर नीचे लगा दी, 3 बार ये 3 या 4 बार ये मात्रा ऊपर नीचे लगा दी, तो 2 ये 1 नंबर तो ऐसे ही उड़ गया तुम्हारा, 1/4। अब 5-6 लाइन लिखोगे उसमें एक आधी मात्रा तो ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये 1/4 नंबर, 1/4 4 बार मतलब 2 नंबर है ना, तो ये 3 में से 1 नंबर तो उड़ा दिया, 2 नंबर बचे। फिर उसके बाद में मुझे देती थी 1 नंबर 3 में से, फिर पूछने जाओ क्यों, तो बोलते इसको और बेहतर लिखना था। अब अगर आदमी आपसे कोई ऐसी बातें करे कि यार और अच्छा होना, अबे और अच्छे में तो बहुत अच्छा भी हो सकता है ना, इसलिए मुझे थोड़ा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, ये इसमें थोड़ा ठीक लगता था। इवन मुझको सोशल साइंस भी बहुत अच्छा, मेरा सोशल साइंस में तो सामाजिक विज्ञान जो आप हिंदी में बोलते हो वो भी मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझको लगता है कि अच्छा ये सारी बातें लिख देंगे तो इसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी में यार पता नहीं है, लेकिन किस्मत वाली देखो, एक्चुअल में बात ये भी होता है ना कि कभी कभी वो आपने कहानी सुनेंगे ना कि जब लोहे को तपाया जाता है तभी तो उसमें निखार आता है, हीरे को हथौड़ी से तराशा जाता है तभी तो वो चमकता है। तो बस वही वाली बात हमारे साथ भी हुई कि हम एक्चुअली हमारी स्कूल की जो हिंदी वाली मैडम थी ना वो बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर डालती थी, तो इसी वजह से जब बोर्ड की हिंदी की एग्जाम हुई तो उसमें मतलब मैं खुद देख के हैरान था, मेरे आज तक हिंदी में कभी भी 80 के ऊपर नंबर नहीं आए थे, और बोर्ड में मेरे 90 के ऊपर नंबर आए थे ना। 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम थी उसमें मेरे ठीक से याद नहीं, लेकिन मेरे 95-96 के करीब नंबर थे हिंदी में। तब मेरे को वो बात का एहसास हुआ था कि हाँ एक्चुअल में वो जो सब चल रहा था यहां पर जिंदगी में इतने सालों से, उसका रिजल्ट मिल गया अब हमें एक ही बार में। चलिए, तो वही है, जिंदगी आपकी भी परीक्षा लेती रहती है, आपको हताश नहीं होना, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट मिलेगा और ऐसा मिलेगा खुद चौंक जाओगे कि यार ये तो बहुत ही गजब काम हुआ हमारे साथ। चलिए, तो अब फोटोन की कहानी क्या है, तो फोटोन क्या होता है, तो किसी स्रोत से अगर हमारे पास लाइट निकल रही है, पहले एक बार मैं अपनी भाषा में समझा लूं, तो बाकी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई आप सब समझ जाओगे। तो क्या हुआ, हमें कोई भी एक बल्ब है या कोई भी एक सतह है या ट्यूबलाइट है या सूर्य की प्रकाश किरण है, वहां से जब हमारे पास लाइट आ रही है, हमारे पास लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है, तो लाइट जो है वह बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, बहुत ही छोटे छोटे से कणों से मिलकर बनी है, जिनको आइंस्टीन ने बोला फोटोन। मतलब कहीं पर भी एक विकिरण है, लाइट की विकिरण मतलब रेडिएशन है ना, क्या है, रेडिएशन है।
तो रेडिएशन है, तो वो रेडिएशन जो है वो क्या है, वो रेडिएशन एक्चुअल में तरंग नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जो सूक्ष्म कण क्या होते हैं, जो सूक्ष्म कण जो होते हैं वो फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। अब ये जो फोटोन होते हैं, ये नॉर्मल जो हमारे पास तरंग होती है उसकी आवृत्ति या उसमें कुछ परिवर्तन करोगे या लाइट में कुछ परिवर्तन करोगे, तो जैसे तरंग की आवृत्ति वगैरह में परिवर्तन हो रहा तो उसी प्रकार से फोटोन का भी सारा परिवर्तन होगा, उसकी ऊर्जा वगैरह में भी परिवर्तन होगा। तो अब यहां पर आइंस्टीन ने एक और छोटी सी बात का उपयोग किया जो कि प्लांक ने बोली थी। तो प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। तो प्लांक ने बोला था कि देखो H जो होता है वो समानुपाती होता है आवृत्ति के। तो आइंस्टीन ने बोला कि एक्चुअल में जो प्लांक ने बोला वो सही बात है, हमारे पास जो फोटोन है वो बस इतना है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे से कणों से मिलकर बनी है और उसकी आवृत्ति जो होगी या उसकी ऊर्जा जो होगी वो एग्जैक्टली जो हमारे पास तरंग है उसकी ऊर्जा के बराबर ही होगी। तो यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट अब पढ़ रहे हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बातें रहेंगी, एक एक करके ध्यान से समझते जाए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फोटोन की ऊर्जा। आप चाहो तो छोटी सी हेडिंग भी डाल सकते हो इसके अंदर, फोटोन की ऊर्जा। तो यहां पर वही वाली बात बोली गई कि किसी स्रोत से विकिरित ऊर्जा छोटे बंडलों के रूप में संचरित होती है जिन्हें हमने फोटोन नाम दिया। अब ये ऊर्जा जो है इसे हम लिख सकते हैं एफ आवृत्ति तो हो जाएगा hc बटा लैम्डा। क्या हो जाएगा, hc बटा लैम्डा। ये कहां से आ रहा है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि यार मैं अगर मेरे को स्पीड ऑफ लाइट देखनी है तो ये होता है लैम्डा इंटू आवृत्ति। क्या होता है, लैम्डा इंटू आवृत्ति। तो यहाँ पे आवृत्ति जो हो जाएगा वो c बटा लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c बटा लैम्डा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये E जो होगा वह E को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये E जो हो गया सर वो hc बटा लैम्डा हो गया और h इंटू एफ हो गया है। अच्छा, अब मेरे पास इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अगर मैं h की वैल्यू की बात करूं, अच्छा कितने बच्चे हैं जो h की वैल्यू बता सकते हैं? बताओ भाई h की वैल्यू कितनी होती है? केमिस्ट्री 0.8, ये कौन सी वैल्यू है? 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अच्छा, ये किस में होती है h की वैल्यू सर? ये आवृत्ति, ये किस में, मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है जूल सेकंड। क्या होता है, जूल सेकंड। ठीक है, ये प्लैंक नियतांक होता है, वही है जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होता है। अच्छा, और c क्या होता है? c तो स्पीड ऑफ लाइट होती है सर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, C की वैल्यू रखो, H की वैल्यू रखो, यहां से E की वैल्यू आ जाएगी। तो E की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला आपको आधुनिक में भी याद होना चाहिए। 1240 अपॉन में लैम्डा होगा यहां पर और ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को 12400 लैम्डा होगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में, ऊपर होगा नैनोमीटर में और ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो ये आधी नींद में भी आपको याद होना चाहिए दोनों की दोनों बातें। क्या होगा यहाँ पे 1240 अपॉन में लैम्डा नैनोमीटर, 12400 अपॉन में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। क्लियर है मामला, है ना। अब ये कैसे आया? SP स्टार लिख लो ऊपर, या चाह करना चाहो तो यहां पर ये H की वैल्यू रखो, C की वैल्यू रखो इसमें, फिर पूरा सॉल्व करो, वो जूल में आंसर आएगा, फिर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, है ना। बाकी ये तो आप केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हो। ठीक है, ओके सर। अरे रुक जा। हाँ, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो, ये एक दो बच्चों को डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूं बेटा। ये H का हमें बीमा लिखनी है, ये है जूल। ये होता है 1/सेकंड। आवृत्ति क्या होती है? 1/सेकंड होता है, तो ये सेकंड पलटी का ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे जूल इंटू सेकंड होगा। जूल प्रति सेकंड कैसे होगा बताएंगे, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ये H का मैं बीमा, ये मात्रक निकालना, तो जगह
जूल, और आवृत्ति होता है 1/सेकंड, तो सेकंड ऊपर चले गया तो हो जाएगा जूल सेकंड, है ना। अच्छा, और एक बच्चा बोल रहा है 8.84 होगा, तो बेटा ये तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, तूने पता नहीं कहां से पढ़ लिया, और हम में से किसी ने भी 8.84 नहीं पढ़ा। तो कहीं पर अगर तुम्हारे पास तथ्य हो, है ना, देखो हम आइंस्टीन के भक्त हैं, अभी तो आइंस्टीन की से बातें चल रही है हमारी, तो तथ्य दे आप हमें, तो हम मान लेंगे आपकी बात कि हाँ आप सही बोल रहे हो। चल देखो, अब ये ऊर्जा की बात हुई, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी हमें बातें करनी है। जैसे आइंस्टीन से पूछा गया कि भैया ये बता कि ये तो ऊर्जा की बात हो गई, अब इसके अलावा, हाँ इसके अलावा बोला कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बोला इसका द्रव्यमान नहीं होता। बोले हैं कैसा आदमी है ये, तो बोले हाँ इसका द्रव्यमान नहीं होता, इसका रेस्ट मास जो होता है, रेस्ट मास मतलब विरामावस्था में जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, मतलब जब ये रुका रहता है तब इसका द्रव्यमान नहीं होता है, जब ये रुका रहता है तब इसका द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन जब ये चलता है तो बहुत तेज चलता है, और हमेशा जब भी गति करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट से ही गति करेगा, तब इसका द्रव्यमान होगा, रेस्ट मास 0 होगा। लेकिन जब गति करेगा गतिशील, अच्छा रेस्ट मास को लिख लेना, ये क्या है, विरामावस्था का द्रव्यमान, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में तो यहां पे 0 आ जाएगा, लेकिन ये गति करेगा तो गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, तो गतिशील फोटोन, इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया अभी, तो गतिशील फोटोन, तो गतिशील फोटोन का अगर हम द्रव्यमान देखेंगे तो वो निकलेगा E बराबर mc स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं उसका द्रव्यमान। किससे निकाल सकते हैं, E बराबर mc स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि ये आइंस्टीन खुद बोल कर गया था कि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इस दुनिया में कोई भी अगर हमारे पास कण होगा तो उस कण को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चला दो, या ऐसा समझ लो कि उस कण को आप पूरा चकनाचूर कर दो, मिटा दो उसकी, उस कण का मतलब वो जो आपके पास जो भी कण है उसमें सब कुछ मिट जाए, उसका पूरा द्रव्यमान विलुप्त हो जाए इस दुनिया में से, तो वो कितनी ऊर्जा देगा बाहर, तो वो ऊर्जा देगा E बराबर mc स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं फिर से समझो, E बराबर mc स्क्वायर, मजा आता है सर, E बराबर mc स्क्वायर वेरी नाइस फॉर्मूला, क्या है समझ तो ले, है ना। ये कुछ लोग जो है वो जोश में आके हम फिजिक्स पढ़ते हैं, यस तो हम लिख लेंगे हमारी कॉपी के सामने E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अबे क्या है ये, है ना, तो ये क्यों है ये mc स्क्वायर मतलब क्या है, तो E बराबर mc स्क्वायर मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास ये पेन है आज, है ना, ये मेरे पास पेन है, ओहो ग्रेविटी के चक्कर में गिर गया, और नहीं तो गिरता भी नहीं, हाँ भाई, तो ये ग्रेविटी के चक्कर में गिर गया। तो लेकिन अगर मान के चलो ऐसा हो जाए कि यहां पर ये पेन आज मैं ऐसा कुछ चमत्कार कर दूं कि इस पेन का कण कण तबाह हो जाए, तबाह हो जाए मतलब क्या, कि इस पेन का हर एक कण गायब हो जाए इस दुनिया से, इसका हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक प्रोटॉन, हर एक न्यूट्रॉन विलुप्त हो जाए, तब उसके बाद में जितनी ऊर्जा वहां से निकलेगी, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया मैंने एक तरीके से, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया एक तरीके से, तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो E बराबर mc स्क्वायर निकलेगी, E बराबर mc स्क्वायर निकलेगी, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। तो उसने बोला कि ठीक है भैया आपको पता है कि इसकी ऊर्जा कितनी होती है, तो ये इसकी ऊर्जा होती है hc बटा लैम्डा, देखो C के पदों में लिख सकते हैं, F के पदों में लिख सकते हैं, तो hc बटा लैम्डा बराबर होगा m इंटू सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो यहां से इसका द्रव्यमान आ जाएगा h बटे में लैम्डा सी, h बटे में लैम्डा सी, h बटे में लैम्डा सी, क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन, ये इस फोटोन का द्रव्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको पूछा गया कि भैया ये बताओ कितना तेज चलेगा, तो बोला अभी तो बताया यार भैया यार तुम एक ही बात 3 बार पूछोगे, तो बोले चलो ठीक है तीसरे नंबर में लिख दो, क्या कि ये जब भी गति करता है तो गतिशील फोटोन का वेग प्रकाश के वेग मतलब जैसे अगर हम वायु में बात कर रहे तो c हो गया, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग c के तुल्य होता है। ठीक है, हमें समय हो गया क्या आज हमारी क्लास का,
ओहो, मेरे को तो लगा अभी 5 बजे होंगे, 5:10 बजे होंगे, तो 5:15, 5:25 हो गए आज तो। हाँ, समय हो गया कि मेरी घड़ी गलत चल रही है? सही चल रहा है मामला तो। यार अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा सर, ऐसा कैसे कर रहे हो? हाँ, अब आगे नहीं बढ़ा रहा मैं, क्योंकि अब मैं इसमें और बातें बताऊंगा तुम्हें तो मामला ही खत्म हो जाएगा फिर तो। हाँ देखो, तो अब ये वाली क्लास हम अभी तो इतनी रखते, चिंता ना करो, ये मैं आपको फिर से वाली बातें बता दूंगा, है ना, फिर से वाली बातें बता दूंगा। मतलब फोटोन की कहानी जो है थोड़ी सी मैं अगली क्लास में आके फिर से आपको समझा दूंगा। हाँ, 5:26, 5:30 तक क्लास होगी ना आपकी, फिर आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास का समय हो जाएगा। चलो, अरे लेकिन मोटे आदमी का द्रव्यमान अधिक होता है, ये कैसे डाउट पूछ रहा आदमी है? तो मोटे पतले आदमी से मैं ये कैसी बात है? मैं क्या बोल रहा हूं कि मोटे आदमी का द्रव्यमान ज्यादा नहीं होगा, पतले वाले आदमी का द्रव्यमान कम होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो होगा ही ना, ये तो होगा ही, मतलब बायोलॉजी, ठीक है, तो ये तो होगा ही ना। हाँ, सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अच्छा, एक और बात, कल थोड़े मोड़े चांसेस है कि हमारी क्लास नहीं होगी, है ना, मतलब मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन कल थोड़े से चांसेस है कि कल शायद क्लास ना हो पाए, ठीक है। तो अगर नहीं होती है तो इट्स वेरी गुड, आप पूरा रिवीजन, मतलब ये वाला चैप्टर तो मत रिवाइज करना, ये तो उसमें अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं, है ना, जो पुराना बचा हुआ उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरा, ठीक है। हाँ, मतलब कल एक्चुअल में सुबह नहीं, कल सुबह ही मुझे थोड़ा सा काम के लिए कहीं जाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोपहर तक वापस आ जाऊं, लेकिन अगर इन केस मैं नहीं आ पाया, ठीक है, मतलब एक्चुअली मतलब मेरे एक रिलेटिव है, तो वो दिल्ली आए हुए, तो उनको कुछ काम वाम है, कुछ इंपॉर्टेंट से कागजात है उनके, और उनको एक डॉक्टर को भी दिखाना है। ठीक है ना, तो तुम लोग भी जरा जल्दी डॉक्टर बन जाओ, तो फिर तो ऐसा मैं फोन लगा दूंगा, हेलो विवेक, मुस्कान, सूरज, कहाँ हो तुम? ये भैया को भेज रहा हूं मैं, जरा देख लेना इनको ना, फिर मतलब मेरे भी थोड़ी समस्या कम हो जाएगी। हाँ, तुम लोग जल्दी डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। मेरा फोन तो उठा लोगे ना बाद में, वरना पता चला बड़े आदमी बन गए, तुमने बोला अरे एसपी सर तो ठीक है, फिजिक्स पढ़ लिया। चलो, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं, उसके बाद में, है ना, हम कल की क्लास कोशिश, मतलब देखो तुम्हें पता है यूजुअली फिजिक्स की क्लास तो बहुत मुश्किल होती है कि अभी फिजिक्स की क्लास की छुट्टी हो जाए, तो अगर होगी तो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, या तो फिर 90% चांस है कि मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम कल या फिर परसों की क्लास में मिलेंगे। परसों की क्लास में ये वाला चैप्टर जो है हम ऑलमोस्ट, मतलब देखो इसमें एक क्लास और पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब 1.5 घंटा और पढ़ा दिया मैंने, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटा आराम से पढ़ाऊंगा तो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक आधी क्लास में इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे। आपने वेग सी लिखा है, हाँ इसका वेग सी लिखा है, क्यों? क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में। चलो भाई, तो मिलते हैं हम, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।